आज हम करने जा रहे हैं टीजीटी इंग्लिश का पेपर। टीजीटी इंग्लिश ईएमआरएस का पेपर है। ये ईएमआरएस का फर्स्ट टाइम पेपर हुआ था और ये टीजीटी इंग्लिश का पेपर है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है सामान्य जागरूकता का। इसमें पूछा गया है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आरटी यानी राइट टू एजुकेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो क्वेश्चन था, इसमें जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, इस अधिनियम के अनुसार किसी भी बालक को आयु के प्रमाण के अभाव में विद्यालय में प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जा सकता। इसका ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, आलमगीर नामा निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के शासन का इतिहास है। तो इतिहास पूछा है तो ये औरंगजेब के शासनकाल का इतिहास था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 22-23 के अनुसार निम्नलिखित में से किसी स्तर पर 2013-14 की तुलना में 2021-22 में विद्यालयों में सकल नामांकन अनुपात में गिरावट देखी है। तो अब बोल रहा है कि किस स्तर पर गिरावट हुई है। तो यहाँ पे ये 3 ऑप्शन है, इसके बाद यहाँ भी ऑप्शन दिया है। तो इसका राइट आंसर था केवल ए यानी कि प्राथमिक स्तर, सिर्फ प्राथमिक स्तर में नामांकन में गिरावट हुई है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा केवल ए यानी कि प्राथमिक स्तर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक स्थायी प्रशासक का उदाहरण है। तो स्थायी प्रशासक जो होता है वो लोक सेवक होता है, जो कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है। जो आईएएस बनते हैं वो होते हैं। भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनका भी इलेक्शन होता है, वो 5 साल के लिए ही होते हैं, स्थायी नहीं होते। केंद्र कैबिनेट मंत्री वगैरह भी स्थायी नहीं होते, राज्यपाल भी स्थायी नहीं है। लेकिन लोक सेवक वो एक बार नियुक्त करने के बाद उसको हटाया नहीं जा सकता है बिना किसी सबूत के या बिना किसी दोष के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, जब कोई चींटी किसी व्यक्ति को काटती है तो वह उसकी त्वचा के भीतर क्या डाल देती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 है इसका राइट आंसर, फार्मिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 6 है भारतीय औद्योगिक संस्थान आईआईटी का भारत से बाहर पहला कैंपस किस देश में स्थापित किया जाएगा। तो पहला कैंपस आईआईटी का भारत के बाहर किस देश में स्थापित किया जाएगा। तो होगा तंजानिया में। और ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा करंट अफेयर पे भी ध्यान देते रहेंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, ऐतिहासिक महत्व के स्थानों और संबंधित देशों के युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित जो है वो है रिवोनिया, दक्षिण अफ्रीका। ये इसका राइट आंसर है, रिवोनिया, दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में वर्ष 2023 का पद्म भूषण पुरस्कार निम्नलिखित में से किस उद्योगपति को प्रदान किया गया। तो यहाँ पर ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये भी। तो यहाँ पे कुमार मंगलम बिरला, इन्हें दिया गया था उद्योगपति का पुरस्कार पद्म भूषण। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस महिला हॉकी टीम ने टोर्नियो डेल सेंटेरियो 2023 का खिताब जीता। अब इतने अजीब अजीब से जो नाम है ये टोर्नियो डेल सेंटेरियो, ये जो है अजीब से नाम जो होते हैं वो भारत ही जीतता है तभी पूछते हैं। अगर कोई और देश जीतेगा तो वो कोई अच्छा वर्ल्ड कप वगैरह होगा तब ये क्वेश्चन पूछेंगे। तो थोड़ा सा ये अंदाज़ा लगा लेंगे कि नाम अजीब से है तो इसका मतलब भारत नहीं जीता होगा तभी पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा, भारत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच पड़ने वाली देशांतरी घाटी क्या कहलाती है। तो वो हो जाएगा दून कहलाती है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। ये था जीके और करंट अफेयर दोनों को मिलाकर। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा रीजनिंग एबिलिटी, तर्क क्षमता का। यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हैं। यहाँ पूछा गया है कि 8 लड़कियाँ जीके पी ए डी क्यू एस और एम एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठी हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। उनमें से 4 मेज के चारों कोनों पर बैठी हैं, जबकि 4 मेज के चारों भुजाओं के मध्य में बैठी हैं। जो चारों कोनों पर बैठी हैं उनका मुख केंद्र से बाहर की ओर है, जबकि जो भुजाओं के मध्य में बैठी हैं उनका मुख अंदर की ओर है।
क्यू किसी एक कोने पर बैठी है और वह के दाएं तीसरे स्थान पर है। ए किसी भी कोने पर नहीं बैठी है, पी के बाईं और दूसरे स्थान पर है। अब ये जो क्वेश्चन था ये बहुत ही टाइम टेकिंग है, ये क्वेश्चन जो है बहुत टाइम टेकिंग है। तो अगर आप इसे चाहें तो तुरंत कर सकते हैं, अगर आपको आ रहा है इंस्टेंट तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर इसे आप बाद के लिए छोड़ सकते हैं, बाद में इसको दोबारा से कर सकते हैं। क्वेश्चन यहीं पे है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसलिए मैं भी नहीं करवा रही हूँ, वीडियो लंबा होता जाएगा, मुझे पसंद नहीं है ये, मतलब आप भी बोर होने लगेंगे। तो इसको आप खुद ही सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए ये क्लियर दिख रहा है, आप चाहे इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे पूछा है, इस प्रश्न में 3 कथन दिए गए हैं जिसके बाद 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। यहाँ पे हमें कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन दिया है। सभी टोपियाँ मोजे हैं, सभी फ्रॉक मुखौटे हैं, सभी मुखौटे मोजे हैं। तो यहाँ पे 3 निष्कर्ष भी दिए गए हैं, कुछ फ्रॉक टोपी हैं, कुछ मुखौटे टोपी हैं, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 निकलता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए, ये वाला 1। इसका जो राइट आंसर जाएगा वो हो जाएगा 1, कि ना तो निष्कर्ष 1 निकल रहा है ना तो निष्कर्ष 2 निकल रहा है, ना तो कुछ फ्रॉक टोपी है ना कुछ मुखौटे टोपी हैं। ये वाला इसका आंसर हो जाएगा, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 निकलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। अब ये भी क्वेश्चन वो थोड़ा सा वैसे ही है, अभिकथन और तर्क वाला। भारत सरकार ने दिल्ली की सड़कों पर 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब इसका तर्क दिया गया है कि पिछले कुछ सालों में डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, क्या इसलिए प्रतिबंध लगाया है? तो यहाँ पे हमें बताना है कि इसका जो आंसर था वो ये थर्ड है, दोनों ए और आर सही हैं, परंतु आर जो है वो एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। जो आर है ये एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है। आर ये है, आर ये है, ए ये है। तो यहाँ पे दोनों सही हैं पर जो व्याख्या है वो सही नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, तान्या सोमवार से शुरू होने वाले सप्ताह के 7 अलग अलग दिनों में 7 अलग अलग रंगों लाल, हरा, पीला, बैंगनी। ये क्वेश्चन इजी है, हो जाएगा, जल्दी से आप कर लीजिएगा। मुझको थोड़ा सा रीजनिंग के क्वेश्चन पे मेरा कम फोकस है, मेरा फोकस है इंग्लिश के जो हमारा जो मेन सब्जेक्ट है उस पर फोकस है, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी कर रही हूँ, क्योंकि वो मेन है, हमारा जो सब्जेक्ट है वो मेन होता है, वही हमें हर जगह बचाता है। तो ये आप कर लीजिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये इजी क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। दिए गए आरेख का अध्ययन ध्यानपूर्ण अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। तो यहाँ पे हमें दिया है, हमसे पूछा गया है कि उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो चंपक और नंदन दोनों खरीदते हैं लेकिन सरिता नहीं खरीदते। तो यहाँ पे चंपक ये है, ये चंपक है और ये नंदन है, हमें सरिता को हटा देना है, ये हमने हटा दिया। अब ये सॉरी ज़्यादा ही हट गया, ये हटा देंगे हम यहाँ से, इतना हटा दिया, बचा 3। ये जो 3 है, अब इस 3 को देखिए, ये चंपक और नंदन दोनों में है लेकिन सरिता में नहीं है। ये आ जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आप, इसका आंसर जो है वो 3 है। ये बहुत ही जल्दी हो गया इसलिए मैंने करवा दिया, मेरा फोकस मेरे लिए उस पर इंग्लिश पे है। यहाँ पे है, ये भी बहुत इजी है, हो जाएगा, रिलेशनशिप का क्वेश्चन है। ए प्लस बी का अर्थ है ए, बी का पिता है, ये आप कर लीजिएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये इधर इंग्लिश में भी है और इधर हिंदी में भी है, क्योंकि थोड़ा सा इसमें टाइम टेकिंग है, तो आप ये कर लीजिएगा। इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है, माँ की माँ, मदर्स मदर। आगे बढ़ते हैं हम, ये भी इजी सा है, बहुत ईजी है। तो देखिए, यदि निम्नलिखित अनुक्रम के पहले आधे भाग को दूसरा आधा भाग बना दिया जाए तो दाएं छोर से 5वें स्थान के, हमें यह करना है, इस आधे को उठाकर इस साइड ले आना है, इस साइड ले आना है। ये इसके कहने का मतलब यही है। तो 5वें स्थान पर बाईं और 7वें स्थान पर कौन सा अक्षर संख्या चिन्हित आएगा, तो ये आप करके देख सकते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है 3, 8। जब आप इसे गिनेंगे तो इसका आंसर 8 ही आएगा, आप इसे करके देख सकते हैं।
आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न में एक प्रश्न के बाद 2 कथन दिए गए हैं। तो यहाँ प्रश्न पढ़ते हैं पहले। यदि 11वीं कक्षा में छात्रों की कुल संख्या 80 है तो कक्षा के कितने छात्रों ने वार्षिक परीक्षा में भौतिकी में ठीक 80% अंक प्राप्त किए हैं। तो किसको आप ये देख सकते हैं, ये क्वेश्चन दिया, उसके बाद यहाँ पे 2 और सेंटेंस दिए हैं जो कि हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दिए हैं। ठीक है, कक्षा 11वीं के 45 विद्यार्थियों ने वार्षिक परीक्षा में भौतिकी विज्ञान में 80% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। 11वीं की कक्षा के 30 विद्यार्थियों को वार्षिक परीक्षा में भौतिकी विज्ञान में 80% से कम अंक मिले हैं। ठीक है, ये 2 सेंटेंस दिए हैं। अब यहाँ से हमें आंसर बताना है। हमें ये बताना है कि जो 2 ऑप्शन दिए थे, ये वाले, ये जो 2 ऑप्शन दिए थे, इनमें से प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन 1 तथा कथन 2 दोनों की आवश्यकता एक साथ है, या फिर कथन 1 से ही काम चल जाएगा, या फिर कथन 2 से काम चलेगा, या फिर दोनों से ही काम नहीं चल रहा। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन है। आप इसके ये देखिए, आप इसके ऑप्शन देख सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है फर्स्ट, प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन 1 और 2 दोनों की एक साथ ज़रूरत है, क्योंकि आधा डाटा इसमें दिया है, ऑप्शन 2 में, आधा 1 में दिया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें दोनों ऑप्शन की एक साथ ज़रूरत पड़ने वाली है। आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 3 कथन दिए गए हैं यहाँ पे। ये इक्वालिटी का क्वेश्चन दिया गया है। तो हमें यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे कथन दिया है और ये निष्कर्ष दिए हैं, तो कौन सा ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 2 सत्य है, ये वाला निष्कर्ष 2 सत्य है। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये डायरेक्शन का क्वेश्चन दिया गया है। ये भी बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। भैरव ने अपने घर से शुरुआत की और 50 मीटर पूर्व की ओर यात्रा की, फिर अपने दाहिनी ओर मुड़कर 150 मीटर किया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सॉल्व भी किया हुआ है, और यहाँ पे भी आप इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, पश्चिम 50 मीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। हाँ, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। यहाँ से हम फिर से स्टार्ट करते हैं। ये जल्दी जल्दी हो जाएंगे, थोड़ा सा रीजनिंग टाइम टेकिंग है इसलिए मैं नहीं करवा रही हूँ। बाकी रीजनिंग के क्वेश्चन ईजी हैं, आप कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑडियो फाइल का लोकप्रिय फाइल एक्सटेंशन नहीं है। तो PDF। तो ये जो PDF है ये ऑडियो फाइल का फाइल एक्सटेंशन नहीं है। PDF अलग होता है जो कि डॉक्यूमेंट्स का बनता है, ऑडियो का नहीं बनता है, और बाकी सब ऑडियो के हैं। फ्लैग, MP3, वेव, ये सब ऑडियो के हैं। नेक्स्ट है, साइबर सुरक्षा के संबंध में एक मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बनाने और प्रस्तुत करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करने का सुझाव देंगे। अब हमें प्रेजेंटेशन बनानी है, तो प्रेजेंटेशन कहाँ बनती है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र का एक उदाहरण नहीं है। तो एंड्रॉयड जो है, एंड्रॉयड किसी भी वेब ब्राउज़र का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित मेमोरी यूनिटों को उनकी क्षमता, कैपेसिटी के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही यानी असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़ा। तो ये तो हम सभी जानते हैं, पहले KB आता है, फिर MB आता है, फिर GB आता है, फिर TB आता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। कंप्यूटर की भाषा में HTTPS का मतलब बताना था, हमें यहाँ पे इसका फुल फॉर्म बताना है। तो इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। सिक्योर होता है यहाँ पे, ये देखिए आप, स्टोरेज, सर्वर, स्कीम, सिक्योर होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। अधिकांश MS ऑफिस एप्लीकेशन में एक सिलेक्टेड एवं कॉपी टेक्स्ट या इमेज को पेस्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे। तो शॉर्टकट की जो हम पेस्ट करने के लिए करते हैं तो वो होता है Ctrl+V, ये होता है पेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस स्विच का उदाहरण है। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि जो कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस स्विच जो होता है, स्विच, वो किसका उदाहरण है। तो वो नेटवर्किंग डिवाइस का उदाहरण होता है।
ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस में वायरस इन्फेक्शन का खतरा सबसे कम होता है? तो सबसे कम खतरा होता है ऑनलाइन प्रिंटर में, वायरस का खतरा बहुत ही कम होता है प्रिंटर में, बाकी सब में तो होता ही है। ईमेल अटैचमेंट में होता है, पोर्टेबल स्टोरेज में भी होता है, और यहाँ पे फ्री सॉफ्टवेयर में भी होता है, वायरस आ सकता है। नेक्स्ट है 29, जब हम कुछ अतिरिक्त नेटवर्किंग डिवाइस और वायरस केबल का प्रयोग करके अपने स्कूल की कंप्यूटर लैब में 20 कंप्यूटरों को आपस में जोड़ते हैं तो सामान्यतः हम किस प्रकार का नेटवर्क स्थापित करते हैं? तो हम करते हैं LAN का, क्योंकि ये छोटे स्थानों के लिए होता है, थोड़ी दूर के लिए होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, कह रहा है कि केवल इनपुट डिवाइस है, तो केवल इनपुट होता है कौन सा? कीबोर्ड, माउस और स्कैनर, ये होते हैं सिर्फ इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट है इसका भाग 4, शिक्षण अभिवृत्ति का पार्ट 4। क्वेश्चन नंबर 31 है, इसमें आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, इंग्लिश में भी इसमें एक शिक्षक संप्रत्यय समझाने के लिए पहले सिद्धांत व नियम बताता है और फिर उदाहरण देता है, वह कौन सा उपागम अपना रहा है? तो पहले जिसमें सिद्धांत और नियम बताए जाएं उसके बाद उदाहरण दिया जाए तो वो होता है निगमनात्मक यानी डिडक्टिव। जब हम उदाहरण बाद में देते हैं। नेक्स्ट है समन्वित यानी इंटीग्रेटेड पाठ्य पुस्तक की कौन सी विशेषता नहीं है? तो विशेषता कौन सी नहीं है? तो ये विद्यार्थियों के व्यक्तिगत अधिगम तरीकों के लिए उपयुक्त सिद्ध नहीं होती, ये गलत है, सिद्ध होती है होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, कथन को पूरा कीजिए, यदि शिक्षण में कुछ भी नहीं सीखा गया हो तो कुछ भी नहीं पढ़ाया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, क्योंकि अगर पढ़ाया जाएगा तो बच्चा कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखेगा, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, एक सृजनात्मक विद्यार्थी वह है जिसके पास क्या है? सृजनात्मक यानी क्रिएटिव वो होता है जिसके पास मौलिकता और नम्यता विचार हैं, यानी ओरिजिनलिटी हो, उसके अपने विचारों और फ्लेक्सिबिलिटी हो, विचार चेंज भी होते रहे, उसके नए विचार उसके दिमाग में आते रहे, वो होता है क्रिएटिव स्टूडेंट। किस प्रकार की सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी उपकरण शिक्षार्थी केंद्रित उपागम में उपयोगी नहीं होते हैं? अब जो नहीं होते वो बताना है हमें, तो नहीं कौन से होते हैं? ये वाले सूचनात्मक, इंफॉर्मेटिव, ये जो होते हैं वो उपयोगी नहीं होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, निम्नांकित में से कि कौन सी अधिगम के लिए आकलन की विशेषता नहीं है? आकलन की विशेषता यहाँ पे पूछा है, आकलन असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये पूछा है, इसकी विशेषता कौन सी नहीं है? तो यह निर्णयात्मक है अतः मूल्यांकन का हेतु है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये जो असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है, ये जो होता है ये हमें ये बताता है कि बच्चे को और कितना सिखाना है, कितनी मेहनत की ज़रूरत है, कि हमारा बच्चा कहाँ पर है। तो जो अधिगम के लिए आकलन है वो ये होता है कि और कितना अधिगम करवाना है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो होता है वो मूल्यांकन के लिए होता है, उससे हम मूल्यांकन कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, ऐसा कथन पहचानिए जो सत्य ना हो। यहाँ पे सत्य ना हो पूछा है, इस पर विशेष ध्यान दें। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसको ध्यान से देखेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न विद्यार्थियों की सृजनात्मक योग्यता मापन हेतु अधिक उपयोगी होते हैं। तो क्या होते हैं? नहीं होते, ये सत्य नहीं है, ये गलत है, और हमें गलत ही तो पहचानना है, क्योंकि जो गलत है वो सही है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, खेल विधि का कौन सा सिद्धांत स्व अनुशासन उत्पन्न करने में सहायक होता है? तो कौन सा सिद्धांत? तो उत्तरदायित्व का सिद्धांत यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन इकाई परीक्षण से संबंध नहीं है? इकाई परीक्षण यानी यूनिट टेस्ट से संबंधित नहीं है। तो यूज़ ऑफ स्टैंडर्डाइज अचीवमेंट टेस्ट, तो ये मानकीकृत उपलब्धि परीक्षणों का प्रयोग, ये नहीं है यूनिट टेस्ट से।
इसमें परिणाम की अभिभावकों से चर्चा भी होती है, दक्षताओं की सीमित संख्या होती है, शिक्षक द्वारा पूर्णतः नियंत्रित होता है लेकिन मानकीकृत नहीं होता, स्टैंडर्डाइज नहीं होता ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सबसे कम प्रभावित करता है? तो सबसे कम प्रभावित करता है पाठ्य सहगामी क्रियाएं, अनुकरण प्रभावित करता है, परिपक्वता प्रभावित तत्परता प्रभावित करती है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं कम प्रभावित करती हैं लेकिन कम इनके मुकाबले। अब ये जो हमारा फाइनल इंग्लिश है, ये हमारी फाइनल इंग्लिश है। यहाँ से फाइनल हमारा जो सब्जेक्ट है वो स्टार्ट होता है 41 से। 40 क्वेश्चन जो हमारे थे वो जीके जीएस के होते हैं, उसके बाद हमारे इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं 80 क्वेश्चन। इसी में टीचिंग एप्टीट्यूड भी है, टीचिंग पेडागोजी। तो क्वेश्चन नंबर 41 है, सेंटेंस अरेंज करना है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 41 में द ऑफ मनी नॉट अप्रिशिएट वैल्यू ही डज। तो यहाँ पे हमें पता है पहले सब्जेक्ट चाहिए तो ही, फिर हेल्पिंग वर्ब डज, तो हमने सबसे पहले यही पकड़ लिया। क्वेश्चन नंबर 41 का 2 राइट आंसर हो जाएगा ECADB। तो ही डज नॉट अप्रिशिएट द वैल्यू ऑफ मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, ये भी सेंटेंस अरेंजमेंट का है। इनोसेंट नॉट नो ही इज़ वेदर आई डू। तो इसमें भी क्वेश्चन नंबर 4 पहले आएगा क्योंकि हमें पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो आई डू नॉट नो, तो फिर आ जाएगा डी वेदर ही इज़ इनोसेंट। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 43, द सेफ कीप्स हर ज्वेल्स सी दिस इज़ वेयर। तो यहाँ पर भी पहले सब्जेक्ट आएगा दिस इज़ द सेफ वेयर सी कीप्स हर ज्वेल्स। तो यही सेफ जगह है जहाँ पर उसने अपनी ज्वेलरी रखती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, राम विल रिपेटेंट दैट नॉट फॉरगेट ही इज़। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसका राइट आंसर है राम विल नॉट फॉरगेट दैट ही इज़ रिपेटेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, ये आखिरी क्वेश्चन है सेंटेंस अरेंजमेंट का। क्वाइट फिट ही इज़ शॉर्ट साइटेड दैट ही इज़ एक्सेप्ट। यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर B2, ये वाला इसका राइट आंसर है। पहले आएगा एक्सेप्ट दैट ही इज़ शॉर्ट साइटेड ही इज़ क्वाइट फिट, यानी कि सिवाय इसके कि वो शॉर्ट साइटेड है वह पूरा फिट है, यानी कि इसका उल्टा ही चला पूरा सीक्वेंस में। नेक्स्ट है ये जो क्वेश्चन है ये लिटरेचर से हैं, इंग्लिश लिटरेचर से। तो देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 46 है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर्स मैगजीन्स वॉज नॉट एडिटेड बाय खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह के द्वारा कौन से न्यूज़पेपर और मैगजीन नहीं एडिटेड किए गए? तो द इंडियन एक्सप्रेस, इसमें खुशवंत सिंह ने कोई काम नहीं किया है, काम किया है तो इन तीनों में किया है। हिंदुस्तान टाइम्स में, द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया, द नेशनल हेराल्ड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट स्ट्रेंड इज़ द ओपनिंग लाइन्स ऑफ अ स्पीच डिलीवर्ड बाय। ये स्पीच किसने डिलीवर करी है? इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये मर्चेंट ऑफ वेनिस में डिलीवर की गई है। ये क्वेश्चन जो है ये शेक्सपियर के प्ले से है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, और इसमें पोर्शिया ये लाइन कहती है। इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, वाई इज़ लेडी मैकबेथ कॉल्ड द फोर्थ विच। विच मतलब होता है जादूगर। इन शेक्सपियर्स प्ले मैकबेथ में लेडी मैकबेथ को फोर्थ विच क्यों कहा गया, चौथा जादूगर क्यों कहा गया? क्योंकि ये भी शेक्सपियर का, ये जो SHA लिखा है ना, यानी शेक्सपियर के प्ले का है ये भी, मैकबेथ का, जो कि एक ट्रेजेडी है। तो सी टॉन्ट्स, क्योंकि उसने टॉन्ट्स दिया था मैकबेथ को कि वो किल डंकन को मार दी, टू किल किंग डंकन, इसीलिए इसको फोर्थ विच कहा गया क्योंकि उसने ही मैकबेथ को टॉन्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, हु इन हिज नॉवेल्स क्रिएटेड एन इमेजिनरी टाउन कॉल्ड मालगुडी। जो एक मालगुडी टाउन था
किसने अपने नॉवल में इमेजनरी ऐसा टाउन बना लिया था, मतलब सिर्फ कल्पना में ही वो टाउन था, असल में नहीं था। तो वो था R.K. नारायण की मालगुडी डेज। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। यहाँ पे पूछा गया है हु वर द प्रिंसिपल मेंबर्स ऑफ द ग्रुप कॉल्ड द लेक पोएट्स। अब द लेक पोएट्स किसे कहा जाता था, तो वो कहा जाता था वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज एंड साउथी को। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। विच नॉवल ऑफ हेमिंगवे डिस्क्राइब्स हाउ परसेवरेंस एंड डिग्निटी कैन हेल्प वन बैटल थ्रू द स्ट्रगल ऑफ लाइफ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2 द ओल्ड मैन एंड द सी। ये नॉवल पूछ रहा है कि किस में ऐसा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। व्हाट मैसेज डज कीट्स ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न कन्वे। मतलब जो कीट्स हैं, जो जॉन कीट्स हैं, उनका जो ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न है वो क्या मैसेज देता है, तो वो मैसेज देता है कि अ वर्क ऑफ आर्ट इमोर्टलाइजेज यूथ एंड ब्यूटी। मतलब जो यूथ एंड ब्यूटी का जो वर्क होता है, जो आर्ट होता है, आर्ट का जो वर्क होता है वो इमोर्टलाइज है, अमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। विच मैक्सिकन राइटर रोट। अब ये जो राइटर है वो मैक्सिकन है। द लिब्रिंथ ऑफ सॉलिट्यूड, नो मोर क्लिट्स, द ब्रिज एक्सेट्रा एंड वन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1990। अब ये जो राइटर है वो बहुत फेमस नहीं होंगे या बहुत ज़्यादा पढ़े नहीं जाते होंगे, इसलिए उनके बारे में ये 3-4 चीज़ें बता दी गई हैं। पहले तो 3 उनके वर्क बता दिए गए हैं और एक ये भी बता दिया गया कि उनको नोबेल प्राइज़ मिला। पांचवा ये बताया गया कि उनको 1990 में मिला। तो ऑक्टेविया पाज जो है ये इनके बारे में बात हो रही है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स वॉज नॉट रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब इनमें से रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम कौन सी नहीं है, तो ये जो तीनों पोएम है ये तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है, लेकिन जो द क्राई ऑफ द चिल्ड्रन है ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की नहीं है। मेल्टिंग वॉल ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है। नथिंग गोल्ड कैन स्टे, द रोड नॉट टेकन, ये तीनों रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिटन मोस्टली फॉर चिल्ड्रन। बच्चों के लिए कौन लिखता है, तो लिखते हैं रस्किन बॉन्ड, ये सबसे ज़्यादा बच्चों के लिए लिखते हैं। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। सॉज प्ले आर्म्स एंड द मैन। आर्म्स एंड द मैन जो है GB शॉ का जो प्ले है वो क्या दिखाता है, तो वो डिनाउंसेस वॉर को डिनाउंस करता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। विच पोएम ऑफ कीट्स बिगिंस विद द लाइन। जो कीट्स हैं, जॉन कीट्स, उनकी कौन सी पोएम है जो इस लाइन से शुरू होती है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। तो एंडीमियन जो है, एंडीमियन वो इसी लाइन से शुरू होने वाली पोएम है, उसकी पहली ओपनिंग लाइन यही है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। ये गलत आंसर है, ये गलत आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। विच पोएम ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग डिस्क्राइब्स द फिटाइल लव ऑफ अ फेमस इटालियन पेंटर फॉर हिज वाइफ लुक्रेजिया। तो कौन सा रॉबर्ट ब्राउनिंग का ऐसा कौन सा वर्क है जो लुक्रेजिया के लिए लव दिखाता है, फिटाइल लव दिखाता है, तो ये जो है वो एंड्रू डेल साटो है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये गलत है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59। हु रोट थिंग्स फॉल अपार्ट हिज फर्स्ट नॉवल। ये जो थिंग्स फॉल अपार्ट है उनका फर्स्ट नॉवल है, ये किसका है, किसने लिखा है, तो चिनुआ अचेबे। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑफन कंसिडर द नेशनल पोएट ऑफ चिले डैश वन नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1971। तो ये कौन थे, तो ये थे पेब्लो नेरुदा, जिनको 1971 में नोबेल प्राइज़ मिला था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। ये भी शेक्सपियर के प्ले से आया है, ओथेलो से। डेस्डेमोनिया फॉल्स इन लव विद ओथेलो। ओथेलो क्या था, जो ओथेलो था प्ले, उसमें डेस्डेमोनिया जो थी वो ओथेलो के प्यार में पड़ जाती है। ओथेलो जो है उसका क्या प्रोफेशन है,
तो ओथेलो जो था वो एक जनरल था, वो मर्चेंट नहीं था, किंग नहीं था, प्रिंस नहीं था, जनरल था एकदम। आगे बढ़ते हैं। इन द प्ले द टेम्पेस्ट एरियल वॉज इम्प्रिजन्ड इन एंड डैश बाय द विच सिंक्रॉक्स। तो यहाँ पे जो है वो ये मैंने सही, ये तो पढ़ा नहीं है सही से, तो इसका जो आंसर है वो है ट्री। ये भी शेक्सपियर के प्ले से है, द टेम्पेस्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, विच पोएम रिटन बाय कोलरिज इज कॉल्ड अ ड्रीम पोएम। कोलरिज की कौन सी पोएम जिसको ड्रीम पोएम कहा जाता है, तो वो है कुबला खां। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, इन हाउ मैनी प्लेज ऑफ शेक्सपियर डज फॉलस्टॉफ अपीयर। तो जो शेक्सपियर थे वो कितने प्लेज में फॉलस्टॉफ अपीयर हुए, ये भी शेक्सपियर से आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, यानी कि 3 प्ले। एक क्वेश्चन और लिटरेचर का बचता है। एन एलेजी जो कि हम किसी की डेथ पर लिखते हैं, रिटन ऑन द डेथ ऑफ कीट्स बाय शैली इज नेम्ड। कीट्स की डेथ पर लिखी गई थी ये एलेजी, शैली ने लिखी है, पीबी शैली ने लिखी है कीट्स के लिए। तो उसका नाम क्या है, ये एलेजी है एडोनिस। एडोनिस जो है वो पीबी शैली के द्वारा लिखी गई है, लेकिन कीट्स की डेथ पर, कीट्स के लिए। अब यहाँ पे एक पैसेज आ जाता है, पैसेज तो हमेशा चेंज होते हैं, और इसका क्या कहना करवा देती हूँ मैं। द टूरिस्ट, पहले जब भी हम पैसेज करते हैं तो पैसेज करते वक्त हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि पहले क्वेश्चन पढ़ने होते हैं। क्वेश्चन के ऑप्शन नहीं पढ़ने, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने हैं। मैं पैसेज जो है वो अलग से करवा दूँगी। ये पैसेज, इसमें 2 या 3 पैसेज हैं, ये मैं अलग से करवा दूँगी। 2 पैसेज हैं, एक तो ये हो गया, इसमें से कुछ क्वेश्चन है, फिर ये दूसरा पैसेज ये वाला है, ये दूसरा पैसेज है, इसमें से भी कुछ क्वेश्चन है 4 या 5, और ये तीसरा पैसेज है, ये छोटा सा है, ये तीसरा पैसेज है। तो ये पैसेज जो है ये मैं अलग से करवा दूँगी, ठीक है, क्योंकि पैसेज में थोड़ा टाइम लग जाएगा और हम अपने क्वेश्चन पे मुद्दे से भटक जाएंगे। तो चलिए हम बाकी का करते हैं, पैसेज को छोड़ के। ये कहाँ पे ख़त्म होता है, 76 से 80 तक इसका आंसर देना है। 80, 80, 81 पे आ जाते हैं। देखिए ये जो है ये राइटिंग सेक्शन से आया हुआ क्वेश्चन है, और मेरे चैनल पे आपको राइटिंग सेक्शन के भी पूरा वीडियो एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, अ लेटर ऑफ कंप्लेन। अगर आप कोई कंप्लेन की लेटर लिखते हैं किसी एडिटर को, न्यूज़पेपर के लिए, कोई न्यूज़पेपर का एडिटर है उसको लिखते हैं कंप्लेन लेटर, तो आप किससे शुरू करेंगे, किस लाइन से शुरू करेंगे, तो हम शुरू करेंगे थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टिमेटेड न्यूज़पेपर से, यानी हम आपके कॉलम के माध्यम से कहना चाहते हैं आई वांटेड। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, क्लोजिंग ऑफ अ लेटर टू द म्यूनिसिपल कमिश्नर फ्रॉम अ सिटीजन विल बी। अब देखिए किसी हमने म्यूनिसिपल कमिश्नर को लेटर लिखा, उसकी क्लोजिंग करते वक्त हम क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे योर्स फेथफुली, योर्स फेथफुली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, अब ये भी राइटिंग सेक्शन का ही क्वेश्चन है। आ टीचर इन हर लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ हर स्कूल सेल एड्रेस एज हर। एक टीचर अपने स्कूल के प्रिंसिपल को लेटर लिखते वक्त उसे क्या बोलेगी, तो उसे बोलेगी मैडम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। रिस्पेक्टेड मैडम नहीं बोलना है, सिर्फ मैडम, डियर मैडम, माय डियर मैडम कुछ नहीं, सिर्फ मैडम। नेक्स्ट है 84 पे रिपोर्ट का क्वेश्चन है ये। रिपोर्ट ऑन एन इवेंट सेल नॉट इंक्लूड। रिपोर्ट में क्या नहीं होना चाहिए, तो रिपोर्ट में पर्पज़ नहीं लिखा होता, किस पर्पज़ पे लिखी जा रही है। रिपोर्ट में राइटर का नाम होता है, टॉपिक होता है, और अगर आप कोई बुक वगैरह के बारे में रिपोर्ट है तो आप बुक कंसल्ट भी करवा सकते हैं, उसकी लिस्ट भी दे सकते हैं, लेकिन पर्पज़ नहीं लिखा होता। पर्पज़ अंडरस्टूड होता है, लिखा नहीं होता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, ये नोटिस से क्वेश्चन है, हमें बताना है कि कौन सा पहले आता है, फिर नोटिस लिखने का जो सीक्वेंस है वो क्या है। तो यहाँ पे नोटिस लिखने का जो सीक्वेंस है वो ये है कि पहले स्कूल का नाम आता है, फिर हम टॉपिक लिखते हैं, किस टॉपिक पे नोटिस लिख रहे हैं, फिर कंटेंट में हम वेन्यू बताते हैं, कहाँ पर है, कब है, क्या है,
और किसको अपना सबमिट करना है, चीज़ों को किसे सबमिट करना है, मतलब जो भी इवेंट है वो किसे सबमिट करना है। और इशूइंग अथॉरिटी जो इशू कर रहा है वो सबसे नीचे आता है, सबसे नीचे उसका नाम लिखा होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। ये नहीं है, ये है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। ये जो है ये क्वेश्चन है टीचिंग एप्टीट्यूड्स का। 86 टू मेक द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंटरेस्टिंग अ टीचर मेड यूज ऑफ गेस्चर्स टू टेल अ स्टोरी टू द क्लास then she tasked the students to draw pictures based on the story what was her purpose। अब देखिए एक टीचर है जो कि अपने गेस्चर का प्रयोग करके हाव भाव का प्रयोग करके एक स्टोरी पढ़ाता है क्लास में। अब कहता है बच्चों से कि उस पिक्चर ड्रॉ करो। पिक्चर ड्रॉ करवाने का क्या पर्पज़ है टीचर का, तो वो करवा रहा है टू एक्सेस देयर कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द स्टोरी, यानी कि बच्चों को कितना वो स्टोरी समझ में आई, कहाँ तक पकड़ पाए, तो उस पर एक्सेस प्राप्त करने का। क्योंकि इमेजिनेशन जो होता है उससे पढ़ाना ज़्यादा बेटर होता है, जो बच्चा इमेजिन कर लेता है। तो यहाँ पे बच्चे को इमेजिन करवाया जा रहा है टीचर के द्वारा। तो यहाँ पे उसका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 87। Miss Latha is a teacher of English language. She gives a task of dialogue completion to her class. The purpose of this task। अब मिस्टर लता जो है वो इंग्लिश टीचर है, क्लास टीचर है, मतलब टीचर है इंग्लिश लैंग्वेज की। अब उन्होंने क्या किया, बच्चों को डायलॉग कंप्लीशन दे दिया, डायलॉग का काम दे दिया। अब उनके ये काम देने का क्या पर्पज़ हो सकता है, तो डायलॉग जो होता है वो किस लिए, वो कन्वर्सेशन के लिए दिए जाते हैं, क्योंकि डायलॉग से कन्वर्सेशन ही होती है, डायलॉग कन्वर्सेशन में यूज़ होते हैं। तो ये यहाँ पे आ जाएगा टू फैसिलिटेट कन्वर्सेशन थ्रू लैंग्वेज प्रैक्टिस, यानी लैंग्वेज प्रैक्टिस के जरिए कन्वर्सेशन को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। मिस कमला ब्रॉड पिक्चर्स ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स, वो अलग अलग ऑब्जेक्ट की पिक्चर ले आती है टू द क्लास में एंड हंग देम अक्रॉस द वॉल्स, और दीवार पे लटका देती है। द स्टूडेंट्स वर टास्क्ड टू सी देम, और स्टूडेंट को कहती है उनको देखने के लिए, एंड टोल्ड देयर नेम्स इन इंग्लिश, और उनके नाम इंग्लिश में बताती हैं। उसके बाद देन सी इंट्रोड्यूस्ड अल्फ़ाबेट, फिर अल्फ़ाबेट बताती है टू द क्लास में, फिर अल्फ़ाबेट के बारे में बताती हैं। दिस अप्रोच इज़ कॉल्ड, तो ये टॉप डाउन अप्रोच है, क्योंकि पहले उन्होंने उसके पहले पिक्चर लाई तो उसको लटका दिया, फिर उनके पहले उन चीज़ों के नाम बता दिए, लेकिन अल्फ़ाबेट पे बात भी आई, जबकि पहले अल्फ़ाबेट बताना चाहिए अगर आपकी बॉटम अप अप्रोच है तो यहाँ पे ये टॉप डाउन अप्रोच है, जिसमें हम पहले बड़ी चीज़ें बताते हैं फिर छोटी चीज़ें बताते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। द इंग्लिश टीचर ऑफ क्लास 8 आस्क हर स्टूडेंट्स टू चूज़ द बेस्ट पोएम इन देयर टेक्स्ट बुक। अब इंग्लिश की टीचर ने क्लास 8 में कहा कि आप बेस्ट पोएम चुन कर लो एंड रीड द पोएम अलाउड, और पोएम को तेज पढ़ना है, एंड देन एक्सप्लेन द पोएम, फिर पोएम को एक्सप्लेन करना है। अब टीचर का क्या एम हो सकता है ये करवाने का, तो जो टीचर का एम था वो ये था कि टू मेक देम अप्रिशिएट एंड इन्जॉय पोइट्री, कि बच्चों को अप्रिशिएट करना और पोइट्री इन्जॉय करना, ये एम होगा। ये इसका राइट आंसर है जो कि बोर्ड ने माना है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 90 है। इन अ दिल्ली स्कूल स्टूडेंट्स, यानी दिल्ली के एक स्कूल में स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया आर एडमिटेड, इंडिया के हर क्षेत्र से बच्चे आते हैं। सो द स्कूल इज़ अ मल्टीलिंगुअल स्कूल, तो इसीलिए जो स्कूल है वो मल्टीलिंगुअल स्कूल है। दिस फैक्टर कैन बी यूज्ड एज अ रिसोर्स सो दैट, अब ये जो फैक्टर है वो किस तरह यूज़ किया जा सकता है ताकि, अब देखिए इसका जो आंसर है वो 2 माना गया है। एवरी चाइल्ड फील्स कंफर्टेबल एंड सिक्योर, तो जब हम मल्टीलिंगुअल स्कूल हो जाएगा तो हर बच्चे को सेफ फील होगा, सिक्योर फील होगा, कंफर्ट फील होगा, क्योंकि हो सकता है कि इंग्लिश किसी को ना समझ में आती हो, हिंदी समझ में आती हो सकता है कि किसी को बंगाली ना समझ में आती हो, इंग्लिश समझ में आती हो, तो ये मल्टीलिंगुअल होने की वजह से हर बच्चे को कंफर्ट फील होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91 से 95 तक एक छोटा सा पैसेज दिया है ये, और इसी में से हमें 91 से लेकर 95 तक क्वेश्चन बताने हैं। तो कमल
a student of class 9 is the last admission of the class. क्लास में कमल का सबसे लास्ट में एडमिशन हुआ. Not brightly dressed, उसके पास बहुत अच्छे कपड़े भी नहीं हैं. Shy by nature, वो नेचर से शर्मीला है. He occupies the last bench, वो लास्ट बेंच पे बैठता है. Of the क्लासरूम की. He was one of the toppers in क्लास 8 में. इन द मिडल स्कूल में जब वो पढ़ता था तो क्लास 8 में वो टॉपर था, 8th क्लास में. द मैथ्स टीचर मोस्टली रिमेन्स क्लोज टू द ब्लैक बोर्ड अलूफ फ्रॉम द क्लास. जो मैथ का टीचर है वो मोस्टली ब्लैक बोर्ड के पास ही रहता है, क्लास में मतलब क्लास में नहीं घूमता है, क्लास के अंदर नहीं घूमता है. इन द फर्स्ट मंथली टेस्ट, मंथली में पहला टेस्ट हुआ मंथ में, कमल कुड सिक्योर ओनली 50% मार्क्स. कमल के 50% नंबर आए. ही वॉज नॉट द ओनली वन हु डिड पुअरली इन द सब्जेक्ट, वो अकेला नहीं था जिसके इतने खराब नंबर आए, बाकियों के भी आए थे. ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अबव केस स्टडी, ये केस स्टडी का क्वेश्चन है और EMRS में केस स्टडी के भी क्वेश्चन आए थे. आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो. अब यहाँ पे हमें आंसर करना है क्वेश्चन का. अब यहाँ पे पूछा है वाई डिड कमल ज्वाइन दिस स्कूल इन क्लास 9 में क्यों ज्वाइन किया था, क्योंकि जो उसका पहले वाला स्कूल था वो मिडिल स्कूल था, वो सिर्फ 8th क्लास तक ही था. तो हिज प्रीवियस स्कूल वाज ओनली टिल क्लास 8th. तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 91 है वाई डिड ही टेक द लास्ट बेंच इन द क्लासरूम. वो क्यों लास्ट बेंच पे बैठता था, क्योंकि यहाँ पे 2 और 4 दोनों हैं, तो 2 और 4 दोनों हैं. ही वॉज न्यू टू द क्लास, वो नया था क्लास में. ही वॉज शाय बाय नेचर, वो शर्मीला भी था, तो ये इसका हो जाएगा. ये नहीं होगा उसका रोल नंबर का कहीं जिक्र ही नहीं हुआ है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93. हाउ कैन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बी इम्प्रूव्ड इन द क्लास में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, सुधारा जा सकता है. तो द टीचर शुड अटेम्प्ट अ क्लोजर बॉन्ड विद द स्टूडेंट से वो क्लोजर बॉन्ड बनाए, यानी थोड़ा सा इमोशनल रिश्ता भी बनाए, क्लोज रहे बच्चों के, तब जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो सुधर सकता है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94. वाई डिड कमल स्लिप डाउन इन द हिज परफॉर्मेंस. वो अपनी परफॉर्मेंस से क्यों स्लिप डाउन हो गया, पीछे हो गया, क्योंकि ही फाउंड द मेथड ऑफ टीचिंग इन अनइंटरेस्टिंग. जो मेथड ऑफ टीचिंग था टीचर का वो पढ़ाने का इंटरेस्टिंग नहीं था. इसमें कुड नॉट सी, नहीं देख पाता था ब्लैक बोर्ड, ऐसा तो था नहीं, ऐसा तो कोई जिक्र नहीं किया है. ही वॉज न्यू टू स्कूल, इसका कोई रीज़न नहीं हो सकता, नया है तो क्या मेमोरी तो लॉस नहीं हो गई. लेकिन यहाँ पर ये ज़रूर बताया गया था कि जो टीचर था वो ब्लैक बोर्ड से चिपका रहता था, क्लास में नहीं घूमता था. तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा. लास्ट बेंच पे बैठने वाले से क्या होता है, अब्दुल कलाम भी तो बैठते थे. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95. वाई वॉज द मैथ टीचर नॉट वेरी सक्सेसफुल. मैथ का जो टीचर था वो सक्सेसफुल क्यों नहीं था, क्योंकि शी हैड नो इंटरेक्शन विद हर स्टूडेंट्स. उसका अपने बच्चों से इंटरेक्शन नहीं था, इसलिए वो सक्सेसफुल नहीं था. तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96. अब यहाँ पे जो क्वेश्चन थे वो NEP से भी आए थे, यानी NEP जो थी 2020 उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आए थे और बड़ी अजीब तरीके को क्वेश्चन थे. तो यहाँ पे देख लेते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 96. एवरी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल शैल बी इंस्पेक्टेड वंस. तो हर एक रिकॉग्नाइज स्कूल जो है उसका इंस्पेक्शन किया जाना चाहिए. कब, ईच फाइनेंशियल ईयर, हर फाइनेंशियल ईयर में इंस्पेक्शन किया जाना चाहिए. ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है मैनेजमेंट कमेटी ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड एडेड स्कूल. जो रिकॉग्नाइज्ड एडेड स्कूल है उनकी जो मैनेजमेंट कमेटी होगी सेल कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन डैश मेंबर, मतलब उसमें 15 मेंबर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए. यहाँ नॉट मोर देन लगा है तो 15 मेंबर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए. इसका राइट आंसर हो जाएगा 2. नेक्स्ट है इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स सेल नॉट बी रिक्वायर्ड इन द. जो इन्वॉल्वमेंट होता है पेरेंट्स का वो किस में उसकी ज़रूरत नहीं है, पेरेंट्स की ज़रूरत किस में नहीं है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में नहीं है. एकेडमिक मैटर में तो होगी क्योंकि बच्चा भी पढ़ता है, गेम्स और स्पोर्ट में भी क्योंकि बच्चे से रिलेटेड है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी होगी क्योंकि उसमें उनका बच्चा रिलेटेड है. फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्कूल का डिपार्टमेंट है,
वो उसको मैनेज करेंगे, पेरेंट्स का नहीं है। नेक्स्ट है 99, सैंक्शनड स्ट्रेंथ ऑफ द टीचर्स शैल बी नोटिफाइड बाय 31 दिसंबर एवरी ईयर बेस्ड ऑन इनरोलमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स एज ऑन। तो 31 अगस्त तक जो बच्चों का इनरोलमेंट है वो चेक किया जाता है। मतलब 31 अगस्त तक कितने बच्चों का एडमिशन हुआ वो देखा जाता है 31 दिसंबर को हर साल, एवरी ईयर बच्चों की इनरोलमेंट की। और इनरोलमेंट की जो डेट दी गई है वो 31 अगस्त दी गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100, इंस्पेक्शन रिपोर्ट ऑफ द स्कूल शैल नॉट इंक्लूड। स्कूल की जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट होती है उसमें क्या नहीं होना चाहिए, तो डेट्स ऑफ द लास्ट टू इंस्पेक्शन, इनकी डेट नहीं होनी चाहिए। बाकी डेट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए, कब उसका उद्घाटन हुआ था, सब्जेक्ट्स टॉट इन द स्कूल, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, नेम्स ऑफ फीडर स्कूल कौन कौन से उनका भी होना चाहिए, लेकिन डेट नहीं होना चाहिए, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101, आइडेंटिफाई द टेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। फिर से ग्रामर का क्वेश्चन आ गया है। सीता इज़ गोइंग टू लीव फॉर लंदन टुमारो। अब यहाँ पे ये टेंस किस टेंस का है बताना है हमें। तो इज़ गोइंग है, यहाँ पे टुमारो लगा है लेकिन इज़ गोइंग है, तो यहाँ पे इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का हम मानेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102, यू आर रिक्वेस्टेड। यहाँ पे ये कहा गया है वॉइस, इसका हमें वॉइस चेंज करना है, एक्टिव का पैसिव, पैसिव का एक्टिव। तो क्वेश्चन नंबर 102, यू आर रिक्वेस्टेड टू क्लोज द डोर। तो प्लीज़ क्लोज द डोर, इसका एक्टिव वॉइस बन जाएगा प्लीज़ क्लोज द डोर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103, कमल इज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो इसका जो बनेगा वो बनेगा अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय कमल। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 104, राम कैन डू इट नाउ। तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा इट कैन बी डन बाय राम नाउ। तो ये ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105, द पोएम विल हैव टू रिंग द पियोन विल हैव टू रिंग द बेल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4, द बेल विल हैव टू बी रंग बाय द पियोन। यहाँ पे हम ये जो 2 है इसको यहाँ पे गायब कर दिया गया है, यहाँ पे भी गायब कर दिया गया है, लेकिन इसे गायब नहीं करना है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। 106 है, कैन यू रन 100 मीटर रेस। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो है कैन 100 मीटर रेस बी रन बाय यू। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107, यहाँ पर ये जो सेंटेंस है कनेक्टर पूछा गया है, कनेक्टर से सेंटेंस। चलिए यहाँ पे पूछा है, राम वॉज स्लो इन द बिगनिंग। राम स्लो था बिगनिंग में, शुरुआत में। ही वन द रेस इफ सिंस एज येट। कौन सा आएगा, मतलब इन दोनों सेंटेंस के बीच में जोड़ने के लिए इन दोनों को कौन सा आएगा। राम स्टार्टिंग में स्लो था, बिगनिंग में शुरुआत में स्लो था, लेकिन फिर भी वह रेस जीत गया, तो इसके आ जाएगा येट। येट जो होता है वो नेगेटिव सेंटेंस में लगता है, नेगेटिव सेंटेंस नहीं है लेकिन मीनिंग नेगेटिव दे रहा है। यहाँ पे मीनिंग उसने नेगेटिव दिया कि स्लो था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108, यू वांट टू विन द मैच, यू विल हैव टू वर्क हार्ड। तो इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, तो सिंस यू वांट टू विन द मैच यू विल हैव टू वर्क हार्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109। यहाँ पे ये हमें यहाँ पे बताना है अंडरलाइन सेंटेंस का पार्ट, क्लॉज, अंडरलाइन क्लॉज का बताना है हमें कि किस क्लॉज का है, कौन सी क्लॉज है। क्लॉज से क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे। तो यहाँ पे है ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया दैट ही वर्कड वेन एवर ही लाइक्ड, कि वह तब काम करेगा जब उसे पसंद होगा। तो ये प्रिंसिपल क्लॉज है क्योंकि ये अपने आप में पूर्ण है। ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, ये पूरा सेंटेंस है। तो
यहाँ पे ये प्रिंसिपल क्लॉज है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110, 110। इट हैज़ बीन सीन दैट वर्च्यू इज़ इट्स ओन रिवॉर्ड। तो यहाँ पे ये कौन सा पार्ट क्लॉज है? तो ये नाउन क्लॉज है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 111। कमल हेल्प्ड मी, कमल ने मेरी मदद की, एज ही इज़ अ डियर फ्रेंड। तो यहाँ पे इसका पूछा गया है क्लॉज। तो ये जो है ये एडवर्ब क्लॉज है, जिसमें भी एज वगैरह आता है वो एडवर्ब क्लॉज होती है। नेक्स्ट है रीता विल स्टडी वेन एवर सी लाइक्स। तो वेन एवर आ गया यहाँ पे। वेन एवर जो है, जहाँ पर वेन एवर एज वगैरह जो होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं इसके, ये दूसरी वीडियो में मैंने पढ़ाया हुआ है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो वो भी एडवर्ब क्लॉज होता है। नेक्स्ट है आई हैव रीड द लेटर यू सेंट मी लास्ट वीक। मैंने वो लेटर पढ़ा जो तुमने पहले भेजा था, मुझे लास्ट वीक भेजा था। तो यहाँ पे ये उस लेटर की विशेषता बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। नेक्स्ट है 114। यहाँ पे हमें बताना है पार्ट्स ऑफ स्पीच। यहाँ पे देख सकते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो द चांस आर इवन। इवन का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? तो ये इवन जो है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, क्योंकि ये चांस की विशेषता बता रहे हैं। चांस की ही विशेषता तो ये इवन बता रहा है ना, तो इसलिए पार्ट्स ऑफ एडजेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट है इफ़ वी एक्सेप्ट हरी ऑल ऑफ अस विल बी ब्लेम्ड। अगर हम हरी को छोड़ दें तो एक्सेप्ट यहाँ पे वर्ब की तरह काम कर रहा है, छोड़ने का काम कर रहा है हरी को, तो यहाँ पे ये वर्ब हो जाएगा। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक्सेप्ट का पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116। पूछा गया आइदर का पार्ट्स ऑफ स्पीच। आइदर, आइदर दैट इज़ गुड इनफ। आइदर जो यहाँ पे प्रोनाउन है, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। नाउन तो ये है नहीं, प्रोनाउन है। नेक्स्ट है 117। डू नॉट टॉक लाइक दैट। तो लाइक दैट, तो यहाँ पे ये प्रपोजिशन है लाइक। नेक्स्ट है 118। बोथ ऑफ देम आर अलाइव। तो यहाँ पे जो बोथ हैं ये भी सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है। नाउन तो ये है नहीं, तो प्रोनाउन है। नेक्स्ट है यहाँ पे पंक्चुएशन मार्क्स से क्वेश्चन पूछा गया है 119। इफ़ यू प्रिक अस डू वी नॉट ब्लीड। तो कह रहे हैं कि अगर आप मुझे नोचते हो, खचोटते हो या मारते हो तो क्या मुझे ब्लीड नहीं होगा, दर्द खून नहीं निकलेगा? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है द वाइंड बीइंग फेवरेबल डैश द शिप सेल्ड अवे। तो यहाँ पे कोई पंक्चुएशन मार्क आएगा, तो यहाँ पे आएगा कॉमा। थोड़ा सा रुकेंगे हम, उसके बाद आगे सेंटेंस कहा जाएगा। यहाँ पे हमारे 120 क्वेश्चन जो हमारे इंग्लिश के थे वो ख़त्म होते हैं। उसके बाद जो हमारे जनरल इंग्लिश के जो क्वेश्चन आते हैं ये हैं। जनरल पेपर जो हमारा था 10 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश के थे और 10 जनरल हिंदी के थे। तो इसमें ये हम देखते हैं पार्ट 6 की। इसमें 121 क्वेश्चन नंबर 121 है आई डैश योर लेटर येस्टरडे। तो आई रिसीव्ड, जब येस्टरडे लगा इसका मतलब पास्ट टेंस का है, तो रिसीव्ड सेकंड फॉर्म। नेक्स्ट है ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर को एक साथ काउंट किया जाता है क्योंकि ये पेयर है, तो यहाँ पे हैज़, इसको सिंगुलर में रखा जाता है, टू बी प्रोवाइडेड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123। दिस इज़ द ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट आर नॉट वर्थ रीडिंग। तो दैट आर नहीं होगा, दैट इज़ होगा, क्योंकि सिर्फ ओनली वन नॉवल की बात हो रही है, तो दैट इज़ होगा। यहाँ पे एरर है सी वाले में एरर है यहाँ पे, तो यहाँ पे, और सी जो है 4th पे लिखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 124। डैमेज का हमें अपोजिट वर्ड बताना है, अपोजिट, तो कंपेंसेशन यानी क्षतिपूर्ति। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंस बाय चूजिंग वन ऑफ द गिवन ऑप्शंस। आर्टिकल बताना है हमें, तो कॉपर के साथ लगेगा आ। कॉपर इज़ अ यूजफुल मेटल। कॉपर एक यूजफुल मेटल है, धातु है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 126। यहाँ पे हमें वॉइस बताना है, वॉइस चेंज करना है।
हु इज़ नॉकिंग एट द डोर, तो बाय हुम इज़ द डोर बीइंग नॉक्ड एट। हमें इनमें से कोई शब्द नहीं छोड़ना, कोई भी नहीं छोड़ना, ऐड हो जाएगा पर छूटेगा नहीं। नेक्स्ट है 127, राम शुड हैव गॉन टू द मार्केट। इसका हमें टेंस बताना है, किस टेंस का है। तो ये यहाँ पे शुड हैव गॉन है। शुड हैव गॉन जो होता है वो परफेक्ट में लगता है, और हैव लगा है इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट है। तो यहाँ पे ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 128, वेदर, यहाँ पे ये सेंटेंस अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। वेदर बी ट्रू सी इट कुड वंडर। तो सी पहले जो होता है क्वेश्चन वो सब्जेक्ट से शुरू होता है, तो पहले आ जाएगा सी वंडर, फिर ये जो है ये वर्ब है, फिर वेदर इट कुड बी ट्रू। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129, ही बिड्स फियर टू रिवाइल। यहाँ पे हमें मीनिंग बताना है, इस आइटम का मीनिंग बताना है। तो सीम्स लाइकली हो जाएगा, हिज फादर एज अ लॉयर। नेक्स्ट है 130, यहाँ पे हमें सिमिलर मीनिंग बताना है करेज का सिमिलर मीनिंग होगा फोर्टिट्यूड। ये हो गए ये इंग्लिश के 10 क्वेश्चन हो गए, और यहाँ पे थे हिंदी के कुछ क्वेश्चन। यहाँ पे एक छोटा सा गद्यांश दिया है, बाकी क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से क्या करना आसान नहीं है। तो उपदेश पर अमल करना, उपदेश देना सब जानते हैं, लेकिन अमल करने ये आसान नहीं है, उपदेश पर अमल करना। नेक्स्ट है, लोग किस पर उपदेश नहीं देते, किसे उपदेश नहीं देते। तो धर्म परायणता पर उपदेश नहीं देते, कर्तव्य पर देते हैं, सदाचार पर देते हैं, और ईमानदारी पर देते हैं। इस पैसेज के अकॉर्डिंग, पैसेज आप देख सकते हैं, इतना ही पैसेज है, इतना छोटा सा पैसेज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने पढ़ा हुआ ये। नेक्स्ट है बात का प्रभाव। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, इसलिए थोड़ा सा जल्दी करवा दे रही हूँ, क्योंकि हमेशा पैसेज चेंज होगा, फिर क्वेश्चन चेंज होंगे। बात का प्रभाव भाषण से अधिक कब पड़ता है। तो जब उस पर अमल करके दिखाएं। तो आप इन सब क्वेश्चन को बिना पैसेज पढ़े भी बना सकते हैं, बहुत ईजी थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में स्वर संधि वाला शब्द नहीं है। तो स्वर संधि किसमें नहीं है। तो तल्लीन में स्वर संधि नहीं है, तत्लीन बनता है इसका, इसमें सिर्फ व्यंजन संधि आती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135, विलोम शब्द के आधार पर असंगत युग्म बताना है। असंगत, संगत नहीं असंगत, तो निंदा और प्रार्थना असंगत है। नेक्स्ट है 136, निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा शब्द बताना है। तो नदी जातिवाचक है। इंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो मनोज नहीं है इंद्र का पर्यायवाची। नेक्स्ट है, सोने में सुहागा मुहावरे का सटीक अर्थ। तो अच्छी चीज़ को और अच्छी हो जाना। निम्नलिखित में तत्पुरुष समास नहीं है, तत्पुरुष नहीं है, तो नराधम तत्पुरुष नहीं है, बाकी सब तत्पुरुष है। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध है सीधा साधा, सादा होता है, साधा नहीं। नेक्स्ट है ये पार्ट 6 इंग्लिश। किसी ने अपनी क्षेत्रीय भाषा हिंदी ली, किसी ने इंग्लिश ली। तो यहाँ पे क्षेत्रीय भाषा इंग्लिश है, मैं आपको दिखाने के लिए करवा दे रही हूँ, वैसे इसकी कोई नीड है नहीं। और ये क्षेत्रीय भाषा हिंदी है, इस तरह से आई थी ये। वो तो कंपलसरी था, जो अभी हमने 10 क्वेश्चन किए, 10 हिंदी के 10 इंग्लिश के किए, वो कंपलसरी था। लेकिन ये एक भाषा चुननी थी, क्षेत्रीय भाषा। तो यहाँ पे ये हिंदी है और ये इसके ऊपर इंग्लिश, ये क्षेत्रीय भाषा इंग्लिश है। तो चलिए इसे भी कर लेते हैं 10 मिनट का टाइम निकाल के। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कनेक्टर का। कनेक्टर, यहाँ पे 2 सेंटेंस दिए हैं, ये दोनों सेंटेंस हैं, इनको कनेक्ट करने के लिए कौन सा सेंटेंस, कौन सा शब्द चाहिए होगा। तो यू कैन बोरो द बुक, यू हैव टू रिटर्न इट टुमारो। तुम किताब बोरो कर सकते हो, लेकिन प्रोवाइडेड, बशर्ते कि तुम्हें ये किताब कल लौटानी होगी। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 142, टेंस बताना है हमें। टेंस, लता विल बी गोइंग है तो फ्यूचर कंटिन्यूस। नेक्स्ट है 143, माई फादर शैल राइट मी अ लेटर। तो यहाँ पे वॉइस चेंज करना है, ये एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस बनाना है। अ लेटर विल बी रिटन टू मी बाय माई फादर। नेक्स्ट है 144,
आइडेंटिफाई द क्लॉज ऑफ द अंडरलाइन एक्सप्रेशन, इसका हमें क्लॉज बताना है। राम नोज, राम जानता है, तो ये प्रिंसिपल क्लॉज है क्योंकि राम जानता है, एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। राम जानता है अपने आप में पूर्ण सेंटेंस है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्लॉज। नेक्स्ट है 145 सेंटेंस अरेंजमेंट का है। आई से सो सिंस बिलीव इट यू, तो यहाँ पे आ जाएगा पहले सिंस, यू से सो, आई बिलीव इट, यानी जब से तुमने कहा है मैंने इस पर विश्वास किया, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 146 पोस्ट ऑफिस ओवर, यहाँ पर भी ये सेंटेंस अरेंजमेंट का है। पोस्ट ऑफिस ओवर टेक टू द दिस पार्सल, तो यहाँ पे आएगा टेक दिस पार्सल, फिर आ जाएगा ओवर टू द पोस्ट ऑफिस, टेक दिस पार्सल ओवर टू द पोस्ट ऑफिस, ये इसका अरेंजमेंट बन जाएगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द क्लॉज, क्लॉज बताना है हमें। ललित वुड नॉट डू इट इवन, जहाँ पे ये ऐसे शब्द आए वो होता है एडवर्ब क्लॉज। नेक्स्ट है इट नीड्स टू बी डन विद केयर, यहाँ पे हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। इसका स्पीच क्या है नीड का, तो नीड यहाँ पे वर्ब है। नेक्स्ट है व्हाट डज ही वांट, व्हाट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, व्हाट यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रही है, तो ये प्रोनाउन है। नेक्स्ट है हमें पंक्चुएशन मार्क का एक क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है व्हाट हैपेंड देन आई डू नॉट नो, तो यहाँ पे कॉमा आ जाएगा। हम थोड़ा सा रुके हैं, तब क्या हुआ था मैं नहीं जानता। आगे हम कर लेते हैं ये हिंदी, ये पैसेज है छोटा सा, ये छोटा सा पैसेज है आप देख सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। भाषा का लिखित रूप विकसित हो जाता है कैसे, सभ्यता और संस्कृति के विकास के द्वारा भाषा का लिखित रूप विकसित हो जाता है। नेक्स्ट है मौखिक भाषा का उपयोग नहीं होता, लेखन में मौखिक भाषा का उपयोग कहाँ से होगा। भाषा का वास्तविक रूप क्या है, मौखिक। भाषा पहले मौखिक आती है तभी तो लिखी जाती है, पहले मुँह से बोलते हैं तब लिखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में संधि नियमों की दृष्टि से अशुद्ध शब्द बताना है, तो अशुद्ध है जगत गुरु, यह अशुद्ध शब्द है संधि नियमों की दृष्टि से। नेक्स्ट है 145 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जिसमें हमें असंगत जो गलत है वो बताना है। गलत है आयोजन करने वाला प्रायोजक कहाँ से हो गया, आयोजक हो सकता है ना, प्रायोजक नहीं। नेक्स्ट है 146 निम्नलिखित में स्वर की मात्राओं की दृष्टि से अशुद्ध शब्द, यहाँ पे आप ऐसे शब्दों को जरूर टिक कर लें, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करें। जैसे यहाँ पे अशुद्ध पूछा है, असंगत पूछा है, जैसे यहाँ पे असंगत पूछा है, तो यहाँ पे सिंधुर्मी जो है वो अशुद्ध शब्द है, सिंधुर्मी। नेक्स्ट 147 असंगत, आंखों के सामने प्रत्यक्षदर्शी, यह असंगत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में बहुव्रीहि समाज है, गिरिधर, गिरिधर में बहुव्रीहि समाज है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में भौरा का पर्यायवाची नहीं है, भौरा का पर्यायवाची मनोभव, ये भौरा का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्म में असंगत है, विलोमार्थी तो आविर्भाव का प्रादुर्भाव, ये विलोमार्थी गलत है, असंगत है। तो ये जो हमारे क्वेश्चन थे ये हमारे से ये सारे के सारे खत्म हो चुके हैं। आपने देखा कि पेपर कैसा आता है, बहुत कठिन नहीं है। अगर आप थोड़ा सा प्रयास करते हैं, थोड़ा सा कोशिश करते हैं, तो आप इजीली ये हमारे का पेपर सॉल्व कर सकते हैं और अपना एक ड्रीम जॉब ले सकते हैं, सेंट्रल की जॉब है। और ये पेपर कंप्लीट हो चुका है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।